एक पिछले स्पॉइलर में उल्लेख किया गया था कि लुओ फेंग ने स्वर्गीय पुल की दूसरी परत को एक योद्धा के रूप में पार किया और फिर नियंत्रक के रूप में तीसरी परत की चुनौती दी। राजा अमर झेन यान की सलाह पर उसने गुप्त मैनुअल का संदर्भ लिया और अंतरिक्ष के मूल कानून के सार को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। प्राचीन अराजकता शहर में 10 वर्षों की कठोर साधना के बाद लुओ फेंग का अंतरिक्ष के मूल कानून को समझने का आधार काफी मजबूत हो गया था। हालांकि उसकी साधना अभी भी तीसरी परत के गेटकीपर के समान स्तर तक नहीं पहुंची थी। उसकी मजबूत नींव और इच्छा शक्ति, जो एक सामान्य ब्रह्मांड स्तर एक योद्धा से कहीं अधिक थी, ने उसे तीसरी परत को आसानी से पार करने के लिए पूरी तरह सक्षम बना दिया। दरअसल उसकी मजबूत नींव ने उसकी शारीरिक तकनीक और गति को भी काफी बढ़ा दिया था। हालांकि लुओ फेंग ने इस मार्ग को आगे बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया। अन्य प्रतिभाओं के विपरीत लुओ फेंग को पीछे से मार्गदर्शन देने वाला कोई गुरु नहीं था। उसे अपनी स्वतंत्र वृद्धि पर निर्भर रहना पड़ा। विशेष रूप से अंतरिक्ष के मूल कानून को समझते समय बाबाटा उसे सीधे मार्गदर्शन प्रदान नहीं कर सकती थी। इसलिए लुओ फेंग को स्वर्गीय पुल की चुनौती के दौरान खुद ही सीखना पड़ा। गेटकीपर को यान शेन अस्तबल का उपयोग करते हुए ध्यान से देखना पड़ा। महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने के बाद उसने गेटकीपर को पराजित किया और आसानी से तीसरी परत को पार किया। हालांकि जब वह चौथी परत में प्रवेश करता है तो उसकी पूर्व गति का लाभ अब प्रदर्शित नहीं हो सकता था। इसका कारण यह था कि चौथी परत के गेटकीपर ने यान शेन अस्तबल की चौथी श्रेणी ऑप्टिमम पावर का उपयोग किया था। उसकी गति इतनी तेज थी कि लुओ फेंग अपनी रक्षा भी नहीं कर सका और अंत में वह एक ही हमले से पूरी तरह से हार गया। वर्तमान में बोलान पहले स्थान पर कायम था, जिसने चौथी परत को पार किया था, जबकि लुओ फेंग दूसरे स्थान पर था, जिसने पहले 3 स्तरों को पार किया था। निस्संदेह लुओ फेंग ने अंतरिक्ष के मूल कानून के सार को समझने में मजबूत आधार प्राप्त किया है, जो इस मामले में बोलान से भी आगे है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी ताकत बोलान से अधिक है। स्वर्गीय पुल की चुनौती के परिणाम दोनों के बीच अंतर को दर्शाते हैं। दरअसल एक मजबूत नींव का मतलब यह नहीं है कि समझ भी अधिक होगी। मूल कानून एक विषय के समान है जो प्राथमिक विद्यालय से लेकर मिडिल स्कूल, विश्वविद्यालय और फिर उच्च स्तरों तक विकसित होता है। बोलान की अंतरिक्ष के मूल कानून को समझना पहले ही विश्वविद्यालय स्तर के करीब पहुंच चुका है, जबकि लुओ फेंग अभी भी प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर है। कुछ मध्य विद्यालय स्तर की गुप्त तकनीकों के लिए बोलान बिना किसी कठिनाई के उन्हें मास्टर कर सकता है, जबकि लुओ फेंग उन्हें प्रदर्शन नहीं कर सकता। हालांकि वे गुप्त तकनीकें जो केवल प्राथमिक विद्यालय स्तर की समझ की आवश्यकता होती हैं, उनमें लुओ फेंग की लचीलापन और स्थिरता उसे एक बड़ा लाभ प्रदान करेगी। मूल कानून का विश्लेषण करने के लिए प्रारंभिक समझ में निश्चित रूप से अधिकांश अन्य लोगों से अधिक समय लगेगा, संभवतः 2 या 10 गुना अधिक समय। इसके परिणामस्वरूप साधना की प्रगति धीमी होगी और यहाँ तक कि ठहराव का खतरा भी हो सकता है। हालांकि एक बार जब सफलता मिलती है और नींव पूरी तरह से मजबूत हो जाती है तो समझ में सुधार जारी रखने के साथ अंतर जल्दी से कम हो जाएगा और यह एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है जहां कमजोर ताकतवर को पराजित कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये योद्धा बहुत कम समय में अंतरिक्ष के मूल कानून को पूरी तरह से समझने में सक्षम होंगे। इस कारण से जबकि लुओ फेंग पहले ही ब्रह्मांड मास्टर की ताकत प्राप्त कर चुका है, बोलान और रोंग जुन अभी भी राजास्तरीय अमर योद्धाओं के स्तर पर फंसे हुए हैं। कहानी पर वापस आते हुए 2 स्तरों की चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार करने के बाद लुओ फेंग ने बहुत से अंक प्राप्त किए और अराजकता शिलालेख को समझने के 2 अवसर प्राप्त किए। अपनी पिछली सीख से उसने निर्णय लिया कि वह अंक को बर्बादी से खर्च नहीं करेगा, बल्कि भविष्य में जरूरत के हिसाब से उन्हें बचाकर रखेगा। जहां तक समझने के अवसरों का सवाल है, उसने एक का उपयोग करने का निर्णय लिया, क्योंकि उसने प्रारंभिक ब्रह्मांड में लगभग 10 वर्षों तक अराजकता शिलालेख को समझने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि लुओ फेंग के पास अराजकता शिलालेख की दूसरी छवि को समझने की ताकत थी, उसने पहले छवि को समझने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। उसका लक्ष्य पहले छवि को परफेक्शन से भी उच्च स्तर पर पहुंचाना था, जिससे अंतरिक्ष के मूल कानून में एक दृढ़ नींव सुनिश्चित हो सके। कुछ समय बाद गोल्डन हॉर्न बीस्ट आखिरकार फिर से एक करने वाला था। दरअसल गोल्डन हॉर्न बीस्ट पहले ही डोमेन मास्टर स्तर पर ब्रेक थ्रू कर सकता था। हालांकि लुओ फेंग ने अपने ध्यान को अंतरिक्ष के मूल कानून और गुप्त तकनीक को समझने पर केंद्रित किया था और वह अक्सर ध्यान में बैठा रहता था, कई सालों तक। यह महत्वपूर्ण है कि लुओ फेंग की आंतरिक दुनिया को धातु को खाकर विकसित करना आवश्यक था, लेकिन अंतरिक्ष के मूल कानून को समझने में उसकी प्रगति ने उसे इस आवश्यकता की अनदेखी करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि बाबाटा लुओ फेंग की चेतना से जुड़ी थी और उसे धातु खाने के लिए उकसा सकती थी, उसने ऐसा नहीं किया। वह जानती थी कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में मूल कानून को समझने का अवसर अत्यंत मूल्यवान है और गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ब्रेक थ्रू में कुछ वर्षों या दशकों का विलंब लुओ फेंग पर ज्यादा असर नहीं डालता। इसलिए बाबाटा ने लुओ फेंग को अंतरिक्ष के मूल कानून की साधना को प्राथमिकता देने दिया।
यह उल्लेखनीय है कि हर मानव योद्धा डोमेन मास्टर स्तर पर पहुंचने पर उनके शरीर में एक जीवन कोर उत्पन्न होता है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट जो जन्म से ही जीवन कोर के साथ होता है, डोमेन मास्टर स्तर पर ब्रेकथ्रू करने पर एक और जीवन कोर उत्पन्न करेगा। मनुष्यों से अलग गोल्डन हॉर्न बीस्ट का जीवन कोर उसके मूल कोर के साथ मिलकर एक कठोर बाहरी खोल बना लेता है, जो समान स्तर के योद्धाओं की तुलना में कहीं बेहतर रक्षा प्रदान करता है। यही कारण है कि समान स्तर के योद्धाओं के लिए गोल्डन हॉर्न बीस्ट के जीवन कोर को तोड़ना मुश्किल होता है। इसके अतिरिक्त गोल्डन हॉर्न बीस्ट के जीवन कोर की कठोरता इसके शक्तिशाली आंतरिक दुनिया से भी संबंधित है। जब गोल्डन हॉर्न बीस्ट डोमेन मास्टर स्तर पर ब्रेक थ्रू करता है तो इसके आंतरिक दुनिया का व्यास 1,00,000 किलोमीटर तक पहुंच जाता है, जो पृथ्वी के किसी भी रास्ते से लंबा है। इससे लुओ फेंग के मानव शरीर को युद्ध के दौरान अपनी आनुवंशिक ऊर्जा या आत्मिक शक्ति को तेजी से पुनः प्राप्त करने में मदद मिलती है, चाहे वह कितना भी खर्च हो। थकावट युद्ध में समान स्तर के प्रतिद्वंदियों के लिए लुओ फेंग का मुकाबला करना लगभग असंभव होता है। हालांकि जीवन कोर के भीतर का स्थान, जिसे आंतरिक दुनिया कहा जाता है, यह पारंपरिक अर्थों में एक असली दुनिया नहीं होती है। दरअसल योद्धा स्वयं के अलावा इसमें कोई वस्तु नहीं रख सकते, चाहे वह जीवित प्राणी हो या निर्जीव वस्तुएं। अगर अन्य वस्तुएं आंतरिक दुनिया में बलात्कारी रूप से लाई जाती हैं, तो सामान्यतः दो परिणाम होते हैं। एक, वस्तु स्वचालित रूप से विघटित, पिघलकर और आंतरिक दुनिया द्वारा पच जाती है, या दूसरा, अगर वस्तु जीवन कोर के धारण सीमा से अधिक होती है तो आंतरिक दुनिया ढह जाती है और योद्धा का निधन हो जाता है। इसी कारण से जब गोल्डन हॉर्न बीस्ट की शुरुआती संघर्षों के दौरान हांग और ले शेन ने मिलकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट का मुकाबला किया, तब गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने पाया कि उसमें अत्यधिक धातु और कई आणविक बम मिले हुए थे, तो उसने पाचन रोक दिया। नहीं पता क्या आपने ध्यान दिया है, लेकिन हालिया पूर्वावलोकन में लुओ फेंग के बच्चे लुओ पिंग और लुओ हाई पहले ही वयस्क बन चुके हैं। यह अपेक्षित था। दरअसल लुओ फेंग ने प्रारंभिक ब्रह्मांड में 10 साल बिताए, जबकि पृथ्वी पर 30 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। इतनी लंबी साधना के समय में लुओ फेंग ने अपने परिवार के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया। अब जब उसने अपनी साधना में सफलता प्राप्त की है, तो यह स्वाभाविक है कि वह वर्चुअल यूनिवर्स में प्रवेश करके उनके साथ समय बिताए। लेकिन फिर भी मुझे क्यों लगता है कि लुओ पिंग हो युहाओं की तरह दिखता है, जैसे द पियरलेस टांगक्लैन से। दरअसल केवल लुओ फेंग ही नहीं, उसकी पत्नी शू शिन भी पृथ्वी की सुरक्षा और बेहतर अवसरों के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, ताकि वह लुओ फेंग के और करीब आ सके। आखिरकार वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की एक कोर सदस्य के रूप में लुओ फेंग मानव जाति में अत्यंत उच्च दर्जे पर है। हालांकि शू शिन की साधना में कोई खास महारत नहीं है, वह कंपनी को प्रबंधित करने में बहुत निपुण है। अपने भाई लुओ हुआ की मदद से उसने जो कंपनी संचालित की है, उसकी शुद्ध मूल्य ने उसे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के बाहरी सदस्य के रूप में स्वीकार्य बना दिया है। बेशक शू शिन और लुओ हुआ की क्षमताओं के कारण उन्हें वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के अधीन सहायक कंपनी बनने की आवश्यकता नहीं है, और न ही उन्हें इसके साथ लाभ साझा करना है। शू शिन का लक्ष्य वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की कोर सदस्य बनना है। लुओ फेंग की प्रशिक्षण यात्रा पूरी करने से पहले शू शिन ने अंततः एपोक्लिप्स स्पेस में प्रवेश किया और एक सदस्य बन गई। हालांकि उसकी स्थिति अभी भी लुओ फेंग से 2 स्तर नीचे है, उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प वास्तव में प्रशंसा और प्रेरणा का पात्र हैं। स्वर्गीय पुल की तीसरी परत की चुनौती को पार करने के बाद लुओ फेंग को 9 यूनिवर्सेस वर्ग के विशेषज्ञों के साथ कक्षाएं लेने का अवसर मिला। यह उल्लेखनीय है कि प्राचीन अराजकता शहर में 9 यूनिवर्सेस संप्रदाय के तहत 18 शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने अपने अपने संप्रदाय की स्थापना की है। प्राचीन अराजकता शहर में एक संप्रदाय स्थापित करने के लिए व्यक्ति को कम से कम अमर राजा स्तर का होना चाहिए। लुओ फेंग के लिए पहली कक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक गुरु के अधीन शिष्य बनने का चयन करता है, तो उसे उस गुरु की पहली कक्षा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होता है। यह सम्मान का प्रतीक है। स्वर्गीय पुल पर लुओ फेंग के अद्वितीय प्रदर्शन ने वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में 9 यूनिवर्सेस संप्रदाय के गुरुओं का ध्यान आकर्षित किया। जब उसने तीसरी परत को सफलतापूर्वक पार किया, तो कई गुरु उसे अपना शिष्य बनाने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि वह 9 यूनिवर्सेस संप्रदाय में 1 अरब वर्षों में उत्पन्न होने वाली प्रतिभा मानी जाती थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने देखा कि लुओ फेंग की प्रगति की गति बोलान से भी कम प्रभावशाली नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने उसकी प्रतिभा की सराहना की और उसे साधना में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। अंत में लुओ फेंग ने झेन यान का अनुसरण करने का निर्णय लिया। आखिरकार झेन यान ने पहले उसे साधना में मार्गदर्शन दिया था, उसकी नींव को मजबूत किया था और उसे सही रास्ते पर चलने में मदद की थी। यह उल्लेखनीय है कि झेन यान अत्यधिक शक्तिशाली हैं और उन्हें अमर राजाओं में से एक माना जाता है, जो ब्रह्मांड सम्मानित के स्तर के करीब हैं। जब झेन यान ने अपना व्याख्यान समाप्त किया, लुओ फेंग ने कई छात्रों के सामने घुटने टेकते हुए शिष्य बनने का अनुरोध किया। झेन यान स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हुए और सहमति दी, क्योंकि वह पहले ही लुओ फेंग को अपना शिष्य बनाने का इरादा रखते थे।
लो फेंग का चयन उन्हें अत्यधिक खुशी से भर गया। दूसरी ओर अन्य गुरु खेदित हुए, क्योंकि वे लो फेंग का समर्थन प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे थे। उस समय झेन यान शायद यह नहीं सोच पाए थे कि एक दिन लो फेंग उन्हें पार कर जाएगा और यहाँ तक कि मानव जाति में सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। आने वाले वर्षों में बोलान ने स्वर्गीय पुल की 5वीं परत को सफलतापूर्वक पार किया और अन्य प्रतिभाओं से आगे बढ़ते हुए पहला स्थान बनाए रखा। लो फेंग, जो पीछे नहीं रहना चाहता था, ने 4थी परत पार की। इस बीच रोंग जून, वुका, लोंग युन, गालेसी और कियान शुई केवल तीसरी परत तक ही पहुंच पाए। पल भर में 30 साल बीत गए। लो फेंग का गोल्डन हॉर्न बीस्ट और मोशा क्लान क्लोन डोमेन मास्टर स्तर के 6ठे चरण तक विकसित हो चुका था, जबकि उसका मानव शरीर ब्रह्मांड स्तर के पहले चरण पर बना हुआ था। आखिरकार जब वह प्रारंभिक ब्रह्मांड छोड़कर बाहर जाएगा तो वह वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से एक न्यूट्रिएंट चैम्बर का आवेदन कर सकता है, जिससे उसका शरीर ब्रह्मांड स्तर के 9वें चरण तक विकसित हो जाएगा। असल में लो फेंग की आंतरिक दुनिया की अद्वितीयता और उसके द्वारा प्राप्त मूल कानूनों के कारण वह सीधे डोमेन मास्टर स्तर पर ब्रेक थ्रू करने में पूरी तरह सक्षम है। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। इसका कारण यह था कि जैसे ही वह डोमेन मास्टर स्तर के 6ठे चरण पर ब्रेक थ्रू करता, उसकी आंतरिक दुनिया की सीमाएं और अधिक प्रगति को रोक देती, जिससे बाहरी दुनिया में संदेह उत्पन्न हो सकता था। इसलिए लो फेंग के मानव शरीर को डोमेन मास्टर स्तर पर ब्रेक थ्रू करने के लिए उसे अपनी आंतरिक दुनिया के डोमेन मास्टर स्तर के 9वें चरण तक बढ़ने का इंतजार करना होगा। प्रारंभिक ब्रह्मांड छोड़ने से 10 दिन पहले प्रतिभाओं ने अपनी अंतिम कोशिश की स्वर्गीय पुल को फिर से चुनौती देने की। इस चुनौती के दौर में रोंग जून ने 4थी परत को पार किया, लो फेंग ने 5वीं परत को पार किया और बोलान ने 6ठी परत की चुनौती दी। यह उल्लेखनीय है कि जब लो फेंग ने 5वीं परत को पार किया तो उसने यान शेन अस्तबल के 4थे चरण ऑप्टिमम पावर का उपयोग किया, जबकि गेटकीपर ने यान शेन अस्तबल के 5वें चरण स्पेस कटिंग का उपयोग किया। जैसा कि नाम से पता चलता है, स्पेस कटिंग अंतरिक्ष पर अत्यधिक दबाव डालता है, जैसे पूरी अंतरिक्ष को काट दिया जा रहा हो। इसकी शक्ति स्पष्ट रूप से इससे सिद्ध होती है। हालांकि लो फेंग की अंतरिक्ष के मूल कानून की समझ पहले से ही मजबूत थी और उसने यान शेन अस्तबल की चालों को उड़ने की गुप्त कला मायरियड लाइन फ्लो के साथ मिलाकर अपनी हमलों को और अप्रत्याशित बना लिया था। फिर भी 5वें चरण के यान शेन अस्तबल को 4थे के साथ हराना एक बड़ी चुनौती थी। युद्ध के दौरान लो फेंग के द्वारा छोड़े गए हमले लगभग विपक्षी के हमलों से ध्वस्त हो गए थे और उसे यान शेन अस्तबल के 4थे चरण को बनाए रखने के लिए अपनी अत्यधिक शक्तिशाली चेतना पर निर्भर होना पड़ा, बार बार विपक्षी के आक्रमण को रोकने के लिए संघर्ष करते हुए। ठीक जब लो फेंग की चेतना थकान के कगार पर थी, एक अचानक अंतर्दृष्टि का एक क्षण आया और उसी क्षण में उसने 9 यूनिवर्स चाओस तेली की पहली छवि को पूरी तरह से समझ लिया, जिससे उसकी हमलों की शक्ति में भारी वृद्धि हुई। अंततः इस अंतर्दृष्टि के साथ लो फेंग ने खेल पलट दिया और ज्यादा मजबूत विपक्षी को हराते हुए स्वर्गीय पुल की 5वीं परत को सफलतापूर्वक पार किया। स्वर्गीय पुल की चुनौती पास करने के बाद लो फेंग को एक बार फिर से काओस तेली को समझने का अतिरिक्त अवसर प्राप्त हुआ। उसने प्रारंभिक ब्रह्मांड को छोड़ने से पहले इस अवसर का लाभ उठाने का निर्णय लिया ताकि वह स्टेली में और गहरे तक प्रवेश कर सके। प्रारंभिक ब्रह्मांड में मूल नियम को समझने की प्रक्रिया के दौरान हालांकि बोलान की उपलब्धियां अब भी पहले स्थान पर थीं, उसकी प्रगति की गति लो फेंग की तुलना में स्पष्ट रूप से धीमी थी। इसका मुख्य कारण यह था कि बोलान एक साथ समय और अंतरिक्ष के उच्चतर नियमों दोनों की साधना कर रहा था, जिससे उसकी साधना की गति धीमी हो रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लो फेंग की प्रतिभा बस असाधारण थी। जबकि प्रतिभाशाली होनहार अक्सर प्रभावशाली शुरुआत करते हैं, वास्तव में वे ही लंबे समय में महान बनते हैं जो तेजी से प्रगति करते हैं। नतीजतन लो फेंग पहले ही अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित कर चुका था। लो फेंग की प्रारंभिक ब्रह्मांड में साधना यात्रा एक शानदार और संतोषजनक निष्कर्ष पर पहुंची। अब कहानी आधिकारिक रूप से ब्रह्मांडीय रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करेगी। यह रक्त नदी महाद्वीप आर्क की शुरुआत भी है, जो सचमुच एक ऐसा क्षण है जिसका हमें इंतजार है। आपका इस बारे में क्या विचार है? यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।